हाय गाइज। तो ये हमारे पास अकाउंट का मॉडल पेपर आया है 2024 के लिए इशू किया है, जिसका 2024 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए इशू किया गया है। तो इसका हम आज सोल्यूशन आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव का ओनली। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव का बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सब्जेक्टिव का। ओके, इसमें देखो 100 MCQ दिया गया है, इसमें 100 MCQ दिया गया है। आई मीन 100 में से आपको ये 100 MCQ दिया गया है और इस 100 MCQ में से आपको ओनली 50 MCQ को ही सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये 50 MCQ अपने लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो बताएंगे तो 100, लेकिन इसको हम दो पार्ट में कर देंगे क्योंकि बहुत लेंदी लेक्चर बन जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए 50 इसमें और 50 नेक्स्ट 50 आगे के में। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पुरस्कार कोष से संबंधित आय व्यय, पुरस्कार आई मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्राइज फंड। प्राइज फंड की बात हो रही है, कहां पे शो करेंगे? आय व्यय को कहां दिखाया जाता है? तो आय व्यय खाता में दिखाते हैं या चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं? ओके, तो चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं या रोकड़ खाता में दिखाते हैं? ओके, तो ये चार ऑप्शन हमारे पास दिया है, चार में से कोई एक आंसर सही होगा। तो देखो पहला नंबर आपका सही नहीं है, दूसरा नंबर भी आपका सही नहीं है, क्योंकि प्राइज फंड है, फंड हमारा लायबिलिटी होता है, तो इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इसे हम लोग दिखाएंगे, इरेजर कहाँ गया? चलो ठीक है, सी इसका आंसर होगा। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर सही होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। कहता है आय व्यय खाते में लेन देन दर्ज किए जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा रेवेन्यू नेचर का, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं सी में। निम्न में से कौन आय नहीं है, इनकम नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम? इनकम हमारा नहीं है। कौन सा इनकम हमारा नहीं है? तो सब्सक्रिप्शन भी हमारा इनकम। इनकम का मतलब यहां पर हो गया रेवेन्यू से, कैपिटल से नहीं, रेवेन्यू नेचर से हो गया। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, डोनेशन भी हमारा रेवेन्यू है, सेल ऑफ टिकट ये भी हमारा रेवेन्यू है, एंडोमेंट फंड ये हमारा लायबिलिटी है। ओके, तो इसका डी आंसर होगा, 3 का डी। नेक्स्ट चलते हैं, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता, यानी कि हमारा एक्सपेंसेज इनकम से ज्यादा है, एक्सपेंसेज इनकम से ज्यादा है को क्या कहा जाता है? ठीक है, इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफिसिट। क्या बोलते हैं? डिफिसिट। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? Which of the following is not for profit organization? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं है? तो कॉलेज भी हो सकता है, स्पोर्ट क्लब भी हो सकता है, NPO। मारुति उद्योग हमारा नहीं हो सकता, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए मारुति उद्योग स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, आयगत प्रकृति की सभी मदें, 6 नंबर क्वेश्चन में सभी मदें दिखाई जाती है। आयगत यानी कि रेवेन्यू नेचर, तो रेवेन्यू नेचर के जितने सारे इनकम होते हैं उसको कहां दिखाते हैं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठी के किस पक्ष में दिखाया जाता है? यहां पे कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है हमें कहां? एडवांस में। तो भैया सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम, और इनकम अगर एडवांस से मिल रहा है तो वो लायबिलिटी है, तो उसको कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में। वही बोला कि बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, आय व्यय खाता का शेष दर्शाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कहां दिखा देते हैं? ठीक है, जो यानी कि या तो सरप्लस आ जाए या डिफिसिट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों में से कोई तो ना कोई आएगा, तो उसको हम लोग कहां दिखाते हैं? तो उसे हम लोग दिखाते हैं बी, यानी कि कैपिटल फंड में। डिफिसिट है तो माइनस कर देते हैं, सरप्लस है तो प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि
आय खाता बनाया जाता है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, ये कहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सही आंसर। ओके, तो 9 का सी होगा। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, यानी कि कैपिटल रिसीट को हम लोग कहां दिखाते हैं, ऑल रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, कहां दिखाते हैं। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, बैलेंस शीट में यस। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा, यानी कि एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करता है, तो उसको वो क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति होती है या आयगत प्राप्ति होती है। ओके, तो डोनेशन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या होगा, डोनेशन हमारा कभी कभी क्या होता है, कैपिटल नेचर का भी होता है और रेवेन्यू नेचर का भी होता है, तो दोनों हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर कहता है कि डोनेशन को कैपिटलाइज किया जाए तो कैपिटल हो जाएगा, तो डोनेशन जनरल अगर प्राप्त हुआ है तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, अगर जनरली प्राप्त हुआ है डोनेशन तो रेवेन्यू नेचर का होगा। लेकिन डोनेशन कैपिटल भी होता है, रेवेन्यू नेचर का भी होता है, डिपेंड करता है अमाउंट पे। ओके, तो चलिए इसका सही आंसर, वैसे तो रेवेन्यू रिसीट होता है ओके जनरली, लेकिन सी इसका आंसर होगा सही। ओके, क्योंकि दोनों हो सकता है, कैपिटल रिसीट भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क एक क्लब को मिला है, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब, क्लब को मिला है, तो कैसा रिसीट होगा, लाइफ मेंबर, लाइफ में एक ही बार मिलेगा तो भैया कैपिटल रिसीट। ओके, जो बार बार मिलता है और रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक्य को कहते हैं, कहता है यहां पर कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से, तो इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में क्या कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो होता है हमारा कैपिटल फंड। 13 का ये आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, साझेदारी की विशेषता नहीं है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। which of इज नॉट इन द फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का कौन सा फ्यूचर नहीं है, एग्रीमेंट पार्टनरशिप में होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, लिमिट लायबिलिटी नहीं होता है, तो सी आंसर होगा इसका, क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है, जब पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, समझौता नहीं होता, प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, बराबर बराबर, तो इसमें दिया हुआ है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मालूम करने के लिए, जो विभाज्य योग्य लाभ होता है उसको मालूम करने के लिए, तो इसमें देखते हैं दिया होगा आंसर, संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, यस सी इसका आंसर होगा, सी। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। साझेदारों के द्वारा यानी कि पार्टनर के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, यानी कि पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उस पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, विनियोजन एप्रोप्रिएशन माना जाएगा या प्रॉफिट माना जाएगा या प्रभार माना जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका प्रभार होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं। ओके, चालू खाता है, चालू खाता क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, तो हमारा कोई भी चालू खाता हो या पूंजी खाता हो वो पर्सनल अकाउंट में आता है, व्यक्तिगत खाता, जिसको इंग्लिश में हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब खोले जाते हैं, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट उस समय खोला जाता है जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स बेसिस पर होता है, ठीक है, तो यहां पर अस्थायी आधार पर, बी इसका आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में फिक्स बेसिस बोलते हैं। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव में पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ध्यान से सुनो, पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर जो कैपिटल दिया है उस कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, आइए कितना प्रतिशत से दिया जाएगा, तो कितना प्रतिशत से। ओके, तो इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं है, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दिया जाता है, समझौते के अनुसार दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। ओके, तो नन ऑफ दीज होगा।
21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एक सामान्य शेयरदारी में शेयरदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 50। सिंपल है, ये इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? तो लाभ का कौन? ऋण पर ब्याज। भैया लोन पर ब्याज आपको हर हाल में देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन हर हाल में, तो चार्ज हो गया। पूंजी पर ब्याज, यस अप्रोप्रिएशन, इसका बी आंसर होगा। इंग्लिश में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। शेयरदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है पार्टनर्स के कौन से कैपिटल पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है? तो हमेशा याद रखो प्रारंभिक पूंजी पर, जिसको इंग्लिश में ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, शेयरदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे होता है? तो प्रॉफिट का जो शेयरिंग होता है वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के अनुसार होता है, समझौते के अनुसार। नहीं दिया हुआ है तो बराबर होता है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट दिया होगा कहीं समझौते के अनुसार, इसका सी आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में एज पर एग्रीमेंट बोलते हैं। ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति क्या है? टेंजिबल तो है नहीं, इंटेंजिबल है। ओके, तो अमूर्त कहीं ना कहीं दिया होगा, डी इंटेंजिबल है। आइए, शेयरदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जब कभी भी चेंज होता है तो शेयरदारी का पुनर्गठन हो जाता है, तो फर्म का पुनर्गठन, यहां पर ए आंसर होगा, जिसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। 27 में, वर्तमान शेयरदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। सेम क्वेश्चन है, फर्म का पुनर्गठन होता है, सेम ही क्वेश्चन था। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने शेयरदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो किस पुराने लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ हानि अनुपात में, समान अनुपात में, इनमें से कोई नहीं, तो भैया ए आंसर होगा, ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ए आंसर होगा। नए शेयरदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो क्या गुडविल का अमाउंट क्यों लाएगा, क्यों लाता है? ठीक है, तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए, बी आंसर होगा इसका। ओके, और कैपिटल लाता है एसेट्स पर अपना राइट लेने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, नए शेयरदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने शेयरदार द्वारा बांटी जाती है। न्यू पार्टनर गुडविल लाया, ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेगा? तो भैया जो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को अपना शेयर, प्रॉफिट का शेयर दिया होगा वो बांटेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, आप लोगों को पता है। निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए शेयरदार के प्रवेश के समय अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित किया जाता है? जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, फर्म में, तो ऐसा कौन सा एसेट्स है जिसका रिवैल्यूएशन होता ही होता है, कंपलसरी है, तो वो होता है क्या? गुडविल। तो गुडविल इसमें होगा कहीं, यस डी आंसर होगा इसका। शेयरदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो किससे क्रेडिट होता है? पार्टनर्स का कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो क्रेडिट करते हैं वो प्रॉफिट से करते हैं, ठीक है, लॉस से डेबिट करते हैं। ओके, तो पूंजी पर ब्याज से, आहरण पर ब्याज से, आहरण से, हानि में हिस्सा से, तो देखो आहरण पर ब्याज से भी नहीं होता है, आहरण से भी नहीं होता है, हानि से भी नहीं होता है, पूंजी पर ब्याज से होता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से होता है। 33 नंबर क्वेश्चन 33, संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। रिवैल्यूएशन में वैल्यू पर दिखाया जाता है, कहाँ पर? तो नए आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं, न्यू बैलेंस शीट में। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, नए शेयरदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान शेयरदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो यहां पर ध्यान से सुनो, न्यू पार्टनर है, ख्याति का जो अमाउंट लाया है वह ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेगा? तो यहां पर दिया होगा त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 35 नंबर, पुनर्मूल्यांकन खाता के समान होता है। भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके समान होता है? तो पीएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आप लोगों को सारा चीज़ बताए हुए हैं थ्योरी में। अगर हमसे पढ़े होंगे तो थ्योरी में हम बता चुके हैं, ये सब चीज़ पुरानी हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, दायित्व में कमी है, अगर कोई लायबिलिटी में कमी आती है तो प्रॉफिट होता है। कहाँ गया प्रॉफिट? लाभ, यहाँ प्रॉफिट, डी आंसर होगा इसका। किसी नए शेयरदार के प्रवेश पर संपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? ध्यान से सुनो, एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ है? बढ़ा है, तो बढ़ा है तो हम लोग एंट्री क्या करते थे?
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट। बी इसका सही आंसर होगा। ओके। 38 लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो बराबर क्या होती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो इसका सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। जेएलपी प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनेंगे, इफ ज्वाइंट लैब पॉलिसी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेज, रेवेन्यू नेचर माना गया है, तो इसे पीएल अकाउंट पे दिखाया जाता है। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। तो ये आंसर होगा 39 का। 40 में आते हैं, एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदार के लिए की गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा कंपनी से पाती है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर का डेथ हो गया, फर्म क्या किया है, ले रखा है ज्वाइंट लैब। ज्वाइंट लैब माने ये नहीं कि ए के नाम पर इतना है, बी के नाम पर इतना है, सी के नाम पर इतना है, ऐसा नहीं है। ज्वाइंट लैब पॉलिसी है, किसी के नाम पे नहीं है, ज्वाइंट है, सभी पार्टनर के लिए। ओके, टेकन फॉर ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर के लिए ले रखा है। लेकिन क्या हो रहा है, डेथ, तो डेथ होता है तो वहां पर क्या होता है, जो पॉलिसी का अमाउंट होता है वो पूरा मिलता है, सम एज्यूड अमाउंट। ओके, तो यहां पर ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, पॉलिसी की राशि हमें प्राप्त होती है, जितना सम एज्यूड अमाउंट होगा वो मिलेगा अपने को। 41 में चलते हैं, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। अगर ज्वाइंट लैब पॉलिसी का अमाउंट मिला है तो सभी पार्टनर के बीच बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कहां साझेदार के पुराने लाभ हानि विभाजन, यस सी में। ओके, सी इसका सही आंसर होगा, ऑल रेशियो में बटेगा क्योंकि एक पार्टनर तो डेथ कर गया है। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। कहता है कि किसी साझेदार के, ध्यान से सुनेंगे, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दे पूरी राशि किसके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। पार्टनर है, पार्टनर डेथ कर गया तो भैया उसका जो भी बैलेंस फर्म में, बिजनेस में बन रहा है, फर्म में बन रहा है, वो रुपया किसको दिया जाएगा, तो जो उसका एग्जीक्यूटिव होगा, उत्तराधिकारी होगा, जिसको नॉमिनी बोलते हैं, तो इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं। तो यहां पर देखो सी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो इसका सी उत्तराधिकारी खाते में, जिसको कहां गया, सक्सेसर अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलते हैं। 43 नंबर में आ जाओ, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। यानी कि एक पार्टनर डेथ कर गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हुआ या लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता, तो उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑल पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, तो सभी पार्टनर के बीच, यहां पर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर, बी इसका सही आंसर होगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में, फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको कब कैसे बंद करते हैं, कैश या बैंक बैलेंस से। तो यहां पर दिया हुआ है, सी इसका सही आंसर होगा, बैंक अकाउंट से। कैश नहीं है, इसी में कैश बैंक दे दिया होता। साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है तो बहुमत के आधार पे, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। गैर अभिलेखित मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जब पेमेंट किया जाता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जब पेमेंट किया जाता है तो इसको कहां दिखाते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कोई भी लायबिलिटी का रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड जिसका भी पेमेंट होता है ना, वो सब जाता है डेबिट साइड में। ओके, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसका सही आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कहता है इसमें कि जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई पार्टनर लिया तो उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर देखते हैं क्या होगा, वसूली खाते के नाम पक्ष में, यानी कि डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, या बैंक खाते के नाम पक्ष में। तो नाम जमा क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल नहीं। कोई पार्टनर एसेट्स लिया है। डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, बिल्कुल नहीं।
क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यस, ये हमारा सी आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है। देखो, जब फर्म का समापन होता है ना, तो एसेट्स जो होता है, एसेट्स, उस एसेट्स को हम सेल करते हैं। सेल करने से हमें क्या होता है, अमाउंट मिलता है। तो अमाउंट जब मिलता है तो उससे हम सबसे पहले किसका पेमेंट करते हैं, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज का, ठीक है, बाहरी देनदारी का। तो यहां पर बाहरी देनदारी डी इसका सही आंसर होगा, आउटसाइड क्रेडिटर का। उसके बाद पार्टनर्स के लोन का, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा एक शेयरधारक का दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आता है। न्यायालय द्वारा समापन, क्लियर, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ए क्लियर। आइए 50 नंबर क्वेश्चन और 51 से हम लोग इसके लिए 51 से एक नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और उसका लिंक आपको मिल ही जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, समापन की दशा में भी यदि कोई शेयरधार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है। कहता है ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक ए पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी। जब फर्म का समापन होता है, डिसोल्यूशन होता है, और कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं हम उस लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, ठीक है, ऑफ द फर्म, द अमाउंट टू बी डेबिट, तो उस अमाउंट को कहाँ डेबिट करते हैं, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका बी आंसर होगा। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 51 से लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्टिव। देखो, ऑब्जेक्टिव पहले 2 पार्ट हो जाएगा, 50-50 कर दिए, फिर हम आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है हमारा, ठीक है, और थ्योरी हम आपको भी बताएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव पहले पूरा होने दो, उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव दिखाते हैं। देखो, ये 2 सब्जेक्टिव है, यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 15 ही का आंसर देना है। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव दिया है तो उसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो ये सब है प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में कोई 2 अंतर बताइए। छोटा छोटा है जो हमारे थ्योरी में आराम से, हम जो थ्योरी आप लोगों को दी है उसमें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भी हम आपको आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। जो यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देखो, अपने दोस्त लोग को, सारे दोस्त को बताओ, ठीक है, शेयर कर दो थोड़ा सा। और इसका आंसर हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मेथड में हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हमें बनाना पड़ेगा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बनाने वाला, तो ये सब बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये सब बनाएंगे, बनाकर बता देंगे आपको, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, क्लियर।